हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, एक मोस्ट अवेटेड वीडियो थी जो मैंने कहा था आपको देने के लिए। इसमें 6 के 6 चैप्टर हैं आपके। एक बुक मुझे प्रेफर हुई है, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन उसका दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसमें हो सकता है गलत हो, तो उन्हें मैं सही करके आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। बाकी ये लास्ट वीडियो है डीजी के लिए। बाकी 6 से 7 वीडियोस और आई थिंक 6-7 वीडियोस उसमें पड़ी हुई प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे जा करके आप देख सकते हैं। मे बी क्वेश्चन आपके सारे के सारे इन्हीं से ही मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो भी आप ज़रूर देख करके जाएं। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐड कर दिए हैं हमने। सारे चैप्टर्स के नेम आपको पता भी होंगे, सारे के सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट वाले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। देखिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व वेयर यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में। तो ये क्वेश्चन वैसे तो पुराने पीडीएफ में भी था। यहाँ पे आप जब भी आप ध्यान देंगे तो जितने भी डीएस निकलते थे, मैंने बताया है डीएस जो स्क्वायर होता था वो डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, और अगर डी जेड है तो डी जेड भी स्क्वायर। तो इन तीनों को क्या लिखा जाता था? इन तीनों को फिलहाल लिखा जाता था डी आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। और फिर डी टी से डिवाइड करते थे, तो डी 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 एस अपॉन डी टी इधर भी और डी एस अपॉन डी टी इधर भी। ठीक है। अब जरा बात सोचिए, ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, डॉट ही तो है। और यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। और डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू रूट में ये आपका आर डॉट। और ये डी टी जब उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन आप लगा देंगे। अच्छा, ये जो रूट आता है वेक्टर में, रूट कैसे आता है? मॉड लगाने पे, तो नहीं आर डॉट पे मॉड लगेगा। तो ये मैंने वहाँ पे भी समझाया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आंसर ऑप्शन इसका बी वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से देखते हैं, ज़्यादा बड़ा आपको परेशान नहीं करना है, ये लास्ट वीडियो है हमारे लिए। द अर्क लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न। देखिए, वन कंप्लीट टर्न की बात करते हैं तो पहली बात तो 2 पाई तो आता ही है नोटेशन में। उसके बाद हमने आपको नोट्स शेयर किए हैं। नोट्स में ये स्पेशली स्टार बना करके लिखा गया है। ठीक है। तो 2 पाई के साथ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है। ये मैंने नोट्स में भी। ठीक है भाई। तो आंसर ऑप्शन ए इसका परफेक्टली सही है। ठीक है। अब मैं जो टिक कर रहा हूँ उसे आप समझते रहिएगा। ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। मॉड आप लगाइए ज़रा, मॉड करेंगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको सही आंसर भी बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। तो ए का ए में जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा। फिर इसका होगा ए का ए में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। आपको पता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है 1, तो ये ए स्क्वायर बचेगा। और जब इसका स्क्वायर करोगे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद होगा, सॉरी। ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यू। ठीक है। और इसका करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू मिलेगा। और इसका करोगे यू के रिस्पेक्ट में तो केवल ये बी स्क्वायर बचेगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और स्क्वायर रूट आएगा, जैसे कि लेफ्ट साइड स्क्वायर था तो उधर जाकर स्क्वायर रूट बना, और 2 पाई कंप्लीट रोटेशन है तो इतना आ जाएगा। तो जो सही है वो सुनिए, केवल ऐसे नहीं कि आंसर। जैसे कि कल मैं एक आंसर की देख रहा था टेंसर एनालिसिस की, तो उसमें कुछ ऐसा था कि फर्स्ट का ए सही है, सेकंड का बी सही है, थर्ड का सी सही है। ऐसा था, ऐसा टाइप कोई बोल रहा था, मतलब क्या ही बताएं। तो ये तरीका नहीं होता है कि आंसर खाली किसी ने बता दिया बस उठा के छाप दो। कुछ उसका एक्सप्लेनेशन होना भी ज़रूरी है, आपको पता तो चले कि आंसर आपका सही भी है कि नहीं है ना। वो आंसर की मैंने कहाँ देखी थी वो मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है। छोड़िए, रहने दीजिए। आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज के ही ग्रुप में हमें मिल जाता है चीज़ें। ठीक है। तो आप इतना हल्का ना जानिए। आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज में मेरे जानने वाले आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके साथ के क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा हूँ। 6-7 साल हो रखे हैं। ठीक है। 6-7 साल गोरखपुर में, और उससे भी 2-3 साल पहले कानपुर में भी। तो आप जो समझ पा रहे हैं वो हल्का मत लीजिए। जो आप लोग यहाँ से शेयर करते हैं, इधर उधर भेजते हैं, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि 3 तारीख से 4 तारीख से कब से हमारे पीडीएफ शेयर हो रहे हैं। ठीक है। बाकी इस बात पे बाद बाद में करेंगे, अभी आप लोग केवल पढ़ लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्या भाई? बोला है कि द पॉइंट पी ऑन द कर्व आर इज टू आर एस, इसमें डैश लगा हुआ है। इसका मतलब हम लोग ने ऐसे भी पढ़ा है। ठीक है। आर डॉट का मतलब तो होता है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एस होता है। तो ये क्या शो करता है अगर इज इक्वल टू 0 हो जाए? तो देखिए, जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, जरा सोचिए एक बारी, मैं आपको मैक्सिमम इनवर्स की कंडीशन बताता हूँ। सिंगल डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग एक बारी अगर हम लोग डिफरेंशिएट किसी चीज़ में करते थे, उसको इक्वल टू 0 मिलते थे, तो हमें क्या मिलता था? यहाँ से पॉइंट मिलता था। पॉइंट मिलता था, एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिलती थी।
और अगर आप उसमें डबल डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये पॉइंट्स उसमें रखते थे, ग्रेटर देन 0 होता था तो मिनिमा, लेस देन होता था तो मैक्सिमा, और अगर वो इक्वल टू 0 हो जाता था तो वहाँ पे कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होता था, नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता था, या फिर आप उसको कह सकते थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता था। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझिए, आपको एग्जामिनेशन में सही टिक करना है, ऐसा नहीं कि हाँ उसका मैंने वो रटा था, उसका मैंने वो रटा था। आगे बढ़िए, चलिए। ये क्या, द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व दिस विद द y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, जो आपने एक्स वाई जेड जो लिखा हुआ है, एक्स डैश निकालिए जरा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3t लिखा हुआ ना, तो 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, करिए डिफ्रेंशिएशन तो 3 आ जाएगा। उसके बाद y का डिफ्रेंशिएशन करिए, y डैश करिए, सॉरी टी पे है, टी रिस्पेक्ट में है ना, तो डैश क्यों लगा रहा हूँ मैं, डॉट लगाना चाहिए ना। एक्स डॉट इज इक्वल टू 3, वाई डॉट इज इक्वल टू वाई कितना है 3t², ठीक है, तो ये 60 हो गया। और अपना z जो है, z का डॉट करिए तो ये होगा 6t²। वैसे आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये कराया हुआ क्वेश्चन वो नोट्स में भी होगा। इस ये नोट्स में इस तरीके से लिखा होगा, y की जगह पे x2 लिखा होगा, z की जगह x3 लिखा होगा, यहाँ पे x1 लिखा होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका आंसर जो आया था π/4 आया था। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने उसमें कराया, नोट्स में भी है, जो मैंने नोट्स कल डाले हैं उसमें भी है, उसमें मैंने बाकायदे इसको प्रूव कराया, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। देखिए, इसको मैंने कहा था शायद ग्रुप पे बताने को कि मैं इसको कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी था ऐसे उसमें, तो उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश आप करिएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब भी हम लोग ऐसा कुछ सॉल्व करते हैं, लाइक देखिए, पहले तो t इज इक्वल टू 1 है, t इज इक्वल टू 1 आप यहाँ पे रखोगे तो आपको प्रॉपर पॉइंट मिल जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, t की जगह 1 रखोगे, y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी वो भी 1 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 1 क्यूब यानी वो भी 1 हो जाएगा। आप पॉइंट कैसे लिखते हो, x माइनस 1 वाई माइनस 1 और z माइनस 1, ऐसे लिखते हो x माइनस 1 वाई माइनस 1 और z माइनस 1, थोड़ी चाइनीज़ लैंग्वेज हो जा रही है, x माइनस 1 वाई माइनस 1 और z माइनस 1। आपको डिवाइड किससे करना होता है, इक्वल टू पहले लगा दो, पहले आप डिवाइड किससे करना होता है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करो फिर t की वैल्यू रखो, डिफ्रेंशिएट करोगे x इज इक्वल टू t को, तो x डैश कितना आएगा 1, y डैश कितना आएगा 2t², और t की वैल्यू 1 रख दोगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, आ जाएगा 2, और z डैश जो निकालोगे, z डैश सॉरी डॉट है, आई एम सो सॉरी, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डॉट है सब जगह। ठीक है, तो z डैश z डॉट क्या होगा 3t², यानी उसमें t की वैल्यू रखोगे तो 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1 2 3 यानी 1 2 3 से आपको डिवाइड भी करना है। तो आंसर ऑप्शन आप समझ सकते हो कौन सा है न, टेंजेंट लाइन निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और टेंजेंट प्लेन निकालना हो तो इसी 1 को, इसी 2 को, इसी 3 को इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मतलब 1 को x माइनस 1 प्लस 2 को y माइनस 1 और प्लस 3 को z माइनस 1 करके इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, टेंजेंट प्लेन आ जाएगा। आ रही बात समझ में, आनी तो चाहिए। ठीक है, अभी और देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 1 टू द कर्व, अभी बताया, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सर्कल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और ये एक सरफेस है, ठीक है, सर्कल और मतलब सर्कल नहीं है, आप समझिए कुल मिला के सर्कल है, सर्कल है। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर को इस लाइन यानी इस प्लेन से कट किया गया। जब किसी बॉल को बीच में से काटते हो तो क्या दिखता है आपको, सर्कल दिख रहा है, इसलिए इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया है, सर्कल लिख दिया है। ठीक है, और वैसे उसका नाम और भी स्पेशल है, उसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, दिमाग में रखिएगा। तो क्या है, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है उसके पास, ठीक है, या कॉन्टैक्ट ऑफ ऑर्डर 2, पॉइंट 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट 3 होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट ऑफ ऑर्डर 2 भी बोला जा सकता है। ठीक है, जिसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तीसरी बार में 0 हो जाएगा। एट ओरिजिन विद द पैराबोलॉइड दिस पैराबोलॉइड, देन द वैल्यू ऑफ सी, कह रहे इसमें जो सी है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सी की वैल्यू आपको निकालनी है। वैसे ये क्वेश्चन भी मैंने शायद नोट्स में शामिल किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे ट्रिक एक ये लगाइए, देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें ध्यान से सुनिए, ये जो आपके सामने दोनों इक्वेशन लिखे हैं, प्लेन का और पावर 2 का, हालांकि पावर 2 तो ये भी है, इन्हीं दोनों से बनेगा ये। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात को, आप यहाँ पे ये दिमाग रखिए, लगाइए, इसको डिवाइड करिए। ठीक है, अब ये जो L है, ये जो M है, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए ऊपर में,
ऐड कर लीजिए, क्योंकि सब्जी के पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन वाला जो होगा वही सही हो सकता है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इन दोनों में से कोई। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, अगर ए के सामने एल है तो आप क्रॉस लेते हो, जब भी सॉल्व करते हो किसी भी इक्वेशन को तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हो। हालांकि इसको यहाँ पे प्रूव करने का ये तरीका एक और भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन अपने पास टाइम उतना नहीं है। तो आपने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किया, ठीक, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी के साथ एल स्क्वायर और ए के साथ एम स्क्वायर, उसे नीचे लिख दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये ए के साथ ये रिस्पेक्टिव नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आपका आंसर ऑप्शन एकदम बेटर, एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ अ कर्व बी प्लेनर को प्लेनर इज। देखिए को प्लेनर करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो सुनिए, देखिए ऐसे लिखा है तो ये तो ठीक है, हम आपको एक और चीज़ बता देते, ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता था, एप्सिलॉन आई जे के, एक्स पे डॉट सिंगल आई लगा दीजिए, एक्स पे डबल डॉट फिर जे लगा दीजिए, एक्स पे ट्रिपल डॉट फिर के लगा दीजिए, इज इक्वल टू 0। ये तो इस तरीके से है, मतलब टेंसर के रूप में भी आंसर दिया जा सकता है। अब देखिए सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन और ट्रिपल डिफरेंशिएशन, तो ये तो सर ये क्या है, कोप्लेनर की शर्त है, इसे भी याद रखिए। और जब ये सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन और ट्रिपल डिफरेंशिएशन है तो वो चीज़ तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं, क्योंकि मैंने डॉट लिखा हुआ है बच्चों ना। डॉट क्या होता है, डॉट होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे सब देखिए ये दोनों तो एकदम सेम ही लिख रखे हैं इसने, ठीक है, बी और सी को, तो दोनों ही गलत है। होना क्या चाहिए, देखिए एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक्स वन डॉट ऐसे लिखना चाहिए, एक्स वन डॉट और एक्स टू डॉट, एक्स थ्री डॉट, फिर यहाँ पे एक्स वन डबल डॉट, एक्स टू डबल डॉट, एक्स थ्री डबल डॉट, ऐसे करके एक्स वन ट्रिपल डॉट, एक्स टू ट्रिपल डॉट, एक्स थ्री ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू 0। ये आंसर ऑप्शन होना चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब ये दोनों गलत है, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में दिखा रहा है ना, ये तो गलत है, तो आंसर ऑप्शन ये होना चाहिए सही एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि अगर ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट, कहाँ गया, ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड पॉइंट इस 3 होता है तो इसे ऑस्कुलेटिंग प्लेन बोलते हैं। बड़ी ही अच्छी बात है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ठीक, फिर देखिए और क्वेश्चन देखिए, 10th, द लेंथ ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, देखिए है लेंथ है, अरे भैया ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है यार, फिर से वही आ गया, रिपीट मार गया, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सर्कुलर हेलिक्स है पूरा घूमा हुआ, वन टर्न, इसको वन टर्न भी कह सकते हो आप। ठीक है, यही आंसर आता है, वन टर्न का भी यही है। और ये सर्कुलर बोला तो सर्कुलर में क्या करोगे, वन टर्न तो लोगे ही ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला, के डिनोट्स कर्वेचर, देन रो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसा, तो ये आंसर ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। वैसे ये आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पढ़ा होगा, शायद फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर था, सेकंड में हो रहा होगा, उसमें भी पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, आगे देखिए, देखिए इफ़ पी इज़ नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, मतलब हमारी वहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी निकल जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकल के आ जाएगा। एनी वेक्टर लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज़, कह रहे कि इनमें से कौन सा होगा जो हमारे ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करेगा। तो पहले समझ लीजिए क्या है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे एक कर्व है, उस पर आपने क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दिया, टेंजेंट खींच दिया और हमने क्या किया, एक प्लेन बना दिया। अगर वो प्लेन इस कर्व को और इस टेंजेंट लाइन को रखता है तो इसे ऑस्कुलेटिंग प्लेन बोलते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनेगा, इसे टी बोलते हैं, या आप इसे टी बोलते हैं, या तो आप इसे आर डैश भी बोल सकते हो। ठीक है, आर डॉट, सॉरी आर डॉट। ठीक है, टी टेंजेंट जो होता है वो आर का एक विद रिस्पेक्ट टू टी एक बार ही डिफरेंशिएशन भी होता है। यहाँ पे टी आपका टेंजेंट है, टेंजेंट की जो यूनिट वेक्टर है वो है, और जो ये वाला टी का डिफरेंशिएशन बोलते हैं वो आपका स्केल, वो आपका एक तरीके से वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं फिलहाल। अब ये जो टी है, इस पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊँ टेंजेंट पे, और वो नॉर्मल इसी पे पड़े, तो उसे आप प्रिंसिपल नॉर्मल पी से लिखते हो, या मैंने एन से भी बताया हुआ है। ठीक है, ठीक, अब एक ये टी और ये जो प्रिंसिपल नॉर्मल, वो दोनों को दोनों क्या होंगे, किस में लाई करेंगे हमारे, वो दोनों के दोनों हमारे ओपी में लाई करेंगे। ठीक है, और ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे फिर ऐसा एक लाइन मैं बनाऊँ जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, इन दोनों पे, एक सेकेंड, इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, मतलब टी पे भी हो और पी पे भी हो, तो उसे हम लोग बाई नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टी का आप एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टी डैश बोलोगे, यानी आर को डबल डैश भी बोलोगे या डबल डॉट बोलोगे, सॉरी, तो
इसे क्या बोलते हैं, अगर इसका कप्पा निकालना चाहो आप तो इसी का मॉड कर दो, ठीक। तो ये कर्वेचर जो है वो भी आपका इसी पे लाई करेगा भाई। कर्वेचर हो ऑस्किलेटिंग प्लेन में कर्वेचर कहाँ से आ रहा है, आखिर बाहर तो चला नहीं जाएगा, कर्वेचर उसी का बता रहा है। तो यानी जो आर डबल डैश है और ये जो आर डैश मतलब टेंजेंट, टेंजेंट भी इस पे लाई कर रही है, और आर डबल डैश भी लाई कर रहा है, या आर डॉट भी लाई कर रहा है। अभी के लिए जब सिंपली आर डॉट या आर डबल डॉट बात कर रहे हैं तो आर डैश और आर डबल डैश की भी साथ ही साथ बात हो जाती है, क्योंकि कर पे है ना, ठीक है ना। देखिए साइज देखिए, अगर आप ये टेंजेंट भी इसी पे है और ये जो अर्क बनाया आपने, अर्क, अर्क का लेंथ एस है, एस के रिस्पेक्ट में बात उसी में हो जा रही है। तो आप देखिए तो आर डैश और आर डबल डैश दोनों उसी में लाई कर रहे हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑस्किलेटिंग प्लेन मिल जाएगा। समझ आ रही बात। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया गया और ए बी का इस्तेमाल कर लिया गया। यहाँ पे ए बी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आपका जो आंसर ऑप्शन है वो सी एकदम सही है। पीछे की थीसिस मैंने बता दी क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या है देखिए, ये आप लोग पूछ रहे थे मेरे ख्याल से ग्रुप पे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन किससे होकर जाएगा, जो टेंजेंट बना था कर्व पे, जो टी था उस पर पहले तो ओपी आप जान रहे हो, ओपी जो होगा वो टी को रखेगा। अब इस पर एक ऐसा प्लेन बना दो जो इस पर 90 डिग्री, मान लेते हैं कि ये प्लेन है जो इस पर 90 डिग्री बना रहा है इस प्लेन के साथ, ठीक। तो वो 90 डिग्री इस पर बना रहा है, तो वो टी के साथ भी तो 90 डिग्री बना रहा होगा, सोचिए मेरी बात को, टी के साथ भी तो 90 डिग्री बना रहा होगा। अब किसी भी प्लेन को डिफाइन करने के लिए एक कैपिटल एक्स हम लिखते थे, कैपिटल एक्स का मतलब होता है जनरल पॉइंट, यहाँ पे आर लिखा हुआ है कोई बात नहीं है, माइनस स्मॉल एक्स आई, ये क्या होता था, गिवन पॉइंट होता था। यहाँ पे स्मॉल एक्स ना लिख करके स्मॉल आर लिखा हुआ है। डिफरेंस करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा। 2 पॉइंट का डिफरेंस करते थे क्लास 12 में तो एक वेक्टर मिलता था, और उस पर अगर उसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट कर दो आप, भैया सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया नॉर्मल प्लेन। आई बात समझ में। तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द गिवन कर्व इज अ प्लेन कर्व, प्लेन कर्व देखिए के 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। टॉर्क 0 होता है हर पॉइंट पे तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेन कर्व। तो आंसर ऑप्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 4 का भी ऑप्शन हो गया। अच्छा एक ये यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है डॉट में और आर डॉट भी लिखा हुआ है, तो इनको क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए ना कि भाई ए एंड बी बोथ आर ट्रू। तो हालांकि इसे आप डैश कर लो, मेरे ख्याल से एक ही आंसर सही होना चाहिए इसमें। भाई दो कैसे सही कर सकते हैं, या तो मिसप्रिंट है ना, तो या तो दोनों ही सही हो, तो दोनों नहीं कह सकते ना, एमसीक्यू तो दोनों कैसे कह दें, तब भी तो आंसर गलत होगा, है ना। फिलहाल तो ये आंसर ऑप्शन आपका ये सही है, या फिर अगर इसे ये आपका डॉट यहाँ से हटा दीजिए, केवल आर लिख दीजिए यहाँ पे। अगर ये डॉट होता तो डॉट भी सही होता, हालांकि ये जो लिखा है आपके सामने ये ऐसे लिखा है, अगर आर डॉट है यहाँ पे तो आर डॉट है सिंपल डॉट, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एमसीक्यू है ना, कोई एक ही आंसर सही होना चाहिए। बेस्ट सुटेबल आंसर आपके सामने ये है, ठीक ना। अच्छा ये वाला समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा, जब कप्पा 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी आएगा पेपर में, और टॉर्क 0 होगा तो एक प्लेन कर्व होगा। अब चाहिए बताइए तो सर्कल का, सर्कल क्या होगा, सर्कल एक प्लेन कर्व है ना। ट्विस्टेड कर्व जो होते हैं ऐसे टाइप के, वो प्लेन कर्व नहीं होते, सर्कल प्लेन कर्व है। प्लेन कर्व है तो उसका क्या होगा, बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चन आ गया कि इन केस ऑफ सर्कल टॉर्क इज, सिंपली 4 ऑप्शन दे देगा, 0 1 -1 और कुछ भी दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि वो प्लेन कर्व है। नेक्स्ट देखिए, सेरेट फेरेनेट फॉर्मूला, अरे बहुत अच्छे से बताया यार, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए क्या बताया, जो टी का डिफ्रेंशिएशन होता है एस के रिस्पेक्ट में, वो कप्पा एन कैप करके मैंने बताया, तो कप्पा की जगह एन कैप की जगह पी भी कर सकते हो। तो कप्पा और टॉर्क क्या होता है, इसी का नेगेटिव साइन होता है, मैंने बताया था वहाँ पे कि कप्पा पॉजिटिव लेते हैं तो टॉर्क हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव टॉर्क और एन कैप या फिर पी कैप कर लो। और जो हालांकि ये पहला इसको पहला करके बताया था, इसको थर्ड करके बताया था, और ये दूसरा एक और बताया था, टॉर्क बी माइनस कप्पा टी, ठीक। और ये किसके इक्वल आया था, ये तीसरे वाले टी, और टी मिल गया आपको, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये टॉर्क है, बाई नॉर्मल का डिफ्रेंशिएशन होता है ना वो, ठीक। और तीसरा वाला क्या है, एन का डिफ्रेंशिएशन। तो ये देखिए तीनों के तीनों यहाँ पे सही लिखे हुए हैं, तो अच्छे से कराया, हालांकि शायद प्रूफ कराया था कि नहीं कराया था, समझाया था शायद। फिलहाल आगे बढ़िए, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स का ही है। देखिए आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर हर जगह लिखा हुआ है, प्लस वाले ही सही हो सकते हैं, प्लस वाला एक यहाँ पे है, प्लस वाला यहाँ पे, यहाँ वाला है, तो ये माइनस वाला तो एकदम पहले ही काट दीजिए,
क्योंकि आर स्क्वायर लगा, इसका मतलब एक तरीके से पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे ना, और स्क्वायर करेंगे, क्यूब तो होगा नहीं, यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पावर 4 ये भी ख़त्म हो गया, बीच में माइनस लगा तो ये खलास हो गया, और ये अपना सही है। वैसे याद होना चाहिए आपको, सिग्मा का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मैंने नोट्स में डाला हुआ है, ये सारी चीज़ें नोट्स में हैं, एक बारी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, विश्वास रखिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल इस टेंसर की जैसा ही जाएगा अच्छा, बस एक बारी पढ़िएगा ज़रूर, ये वीडियो एक बारी पूरी देख लीजिएगा, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, शेयर कर दीजिएगा इसको भी, ठीक है, नोट्स तो शेयर कर ही रहे हैं ना आप कुछ लोग, तो इसे भी शेयर कर दीजिएगा भाई, दोनों ही चीज़ अच्छी हो जाएंगी ना फिर। फिलहाल चलिए देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। इफ़ एक्स आई बी एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल प्लेन एट पी देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पी इज़, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस तो गलत है, क्योंकि अभी नॉर्मल प्लेन में हमने बताया आपको कि एक्स ऐसे वैसे आर करके बताया था, वैसे ही समझ लीजिए, आर था माइनस स्मॉल आर था, और डॉट प्रोडक्ट था आर डॉट के साथ, है ना, आर डॉट के साथ नहीं था मेरे ख्याल से, आर डॉट भी था और टी भी था, ठीक है, आर डॉट भी था और टी भी, लेकिन यहाँ पे क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी स्केलर प्रोडक्ट लगा नहीं है ना, यहाँ वैसे तो ये है ही नहीं फिलहाल, तो ये इसमें भी नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए अंदर डिफरेंशिएशन, ये भी गलत है, अंदर डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, ये दोनों, ये जनरल पॉइंट होगा और ये एक गिवन पॉइंट होगा, तो वैसे अगर इसे सही लिखना चाहिए तो ऐसे लिखना चाहिए था, एक्स डॉट आई और डॉट प्रोडक्ट विद एक्स आई माइनस स्मॉल एक्स आई। ये क्यों क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि नॉर्मल प्लेन है ना, मैं बताया था कि जो आर डॉट होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, आर डॉट जो होता है वो टेंजेंट के जो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो अब उसको क्या करेंगे, उसके उसके एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ आंसर ऑप्शन सब गलत हैं, नन ऑफ दीज वैसे लगा दीजिए, लेकिन ये पक्का मिसप्रिंट रहा होगा, तो आप पेपर में वही चीज़ करिएगा, बहुत जैसा कि टेंसर में बताया था वैसे इसमें भी, जैसे अगर ये उल्टा लिखा है वैसे डॉट प्रोडक्ट में इधर उधर लिखा जा सकता है, तो एक्स डॉट आई ठीक है, फिर इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा, तो आप समझिएगा शायद ये लोग भूल गए होंगे, ठीक है, ये लोग भूल गए होंगे, ऐसा समझ करके आप लगा दीजिएगा, तो आंसर ऑप्शन ये सही नहीं है वैसे, लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट रह गया है, तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द टॉर्शन, अच्छा ठीक, इसका रिलेशन मैंने बताया था आपको, याद होना चाहिए, ये वैसे रिलेशन जो होता है टेंसर के टर्म्स में, कप्पा स्क्वायर टॉर्क इज इक्वल टू एक रिलेशन ऐसे बताया था, याद दिलाता हूँ, देखिए आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, ठीक है, रुकिए बताता हूँ एक सेकंड, ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू, मैंने ये सारे की सारी चीज़ें बता रखी हैं, नोट्स में भी हैं और वैसे भी डिफरेंट फॉर्म करके लिखा था मैंने, ये था टॉर्क का एक रिलेशन था, और एक कप्पा का भी रिलेशन आपको बताता हूँ, कप्पा का रिलेशन एक था आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट होल अपॉन आर डॉट की पावर 3, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, जो आर डॉट की पावर 3 है, आर डॉट बोलो चाहे इसे एस डॉट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इसे अगर इस पर हम रखें तो यहाँ से आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा, और ये एस डॉट भी बोल सकते हैं इसको, तो कप्पा एस डॉट की पावर 3। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पे जो कप्पा एस डॉट की वैल्यू है यहाँ पे अगर रखें आप, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, ये जो भी वैल्यू लिखी है वो लिख देंगे, मान लीजिए लिख दी मैंने, और नीचे क्या आ जाएगा, कप्पा स्क्वायर और एस डॉट की पावर 6, कप्पा स्क्वायर इधर भेज दीजिए, तो कप्पा स्क्वायर टॉर्क इज इक्वल टू वो वैल्यू अपॉन एस की पावर एस डॉट की पावर 6। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टॉर्क की वैल्यू 1 अपॉन कप्पा स्क्वायर एस डॉट की पावर 6, और वो जो आपने देखा था ना लिखा हुआ आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, इसे क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है कैसा, पहले आर डॉट वाली वैल्यूज यहाँ लिख दीजिए, आर डॉट मतलब x1 डॉट x2 डॉट और x3 डॉट, और फिर डबल डॉट वाला, फिर ट्रिपल डॉट वाला, तो हालांकि ये वाला देखिए ऑप्शन एकदम सही है। और आपको एक बात और बताऊं, ये अगर इसको मैं हटा दूं तो ये जो दिख रहा है आपके सामने ये क्या हो जाता है, ये इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें एक में बनती हैं, तो सारी चीज़ें देख लीजिए, जो आंसर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो ये हमारे देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, माइनस कप्पा पॉइंट टॉर्क, ये एक आइडेंटिटी थी मैंने कराई हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपके सामने डी एकदम सही है, ठीक है, ये कराए हुए नोट्स में भी शामिल है, मैं जो नोट्स भेजा आप लोगों को सेंड किया है वो ऐसे हलवा नहीं है बच्चों, रात में जग करके बनाया गया है नोट्स, ठीक है,
आपको भी पता चल रहा हो कि इतनी सारी वीडियोस एक सारी साथ कैसे पढ़ जा रहे हैं, फिर थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, फिर MCQs सॉल्यूशन की। इधर 3-4 दिन से अच्छे से सोया ही नहीं, मुझे लग रहा है 3-4 घंटे जो सो लिया होगा वही बहुत होगा, ठीक है। और कम सोने की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी, मतलब इतना कम सो लिया गया कि दिमाग, मतलब क्या ही बताया जाए। अभी किस तरीके से दिमाग को रोक के रखे हैं सर पे पट्टी बांध करके कि कुछ भी बाहर ना निकले। आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए, आज हम कर लें आपके लिए और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, फिर उसके बाद मेरा दिमाग जो है भले कुछ भी हो, फिर उसके बाद सो लूँगा बढ़िया, एक बिल्कुल आयरन व्हील की तरह। तो उसे रोक के रखा है मैंने। अब इस पे हमें आप लोगों का बस प्यार देखना है कि आप लोग प्यार कितना देने वाले हो मुझे, कितना सपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। हाँ, एक और छोटी सी गुजारिश ये है कि जितने लोग ये देख रहे हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हमने थोड़ी बहुत हेल्प की है, तो आप एक काम ये ज़रूर करिए। अगर आपको लगे, आई एम नॉट गिविंग प्रेशर ऑन यू, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप सिंपल सा जो चैनल पे एक मेंबरशिप का ऑप्शन, मैंने सपोर्टर है वो सपोर्ट करने के लिए, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो उसे एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि उसे लेना चाहिए तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। 29 रुपीज़ का एकदम स्टार्टर है, बिल्कुल सपोर्टर है सिर्फ। आपका मन है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, वैसी कोई वो ज़रूरत वैसी नहीं है कि बहुत प्रेशर ही है आप पे, आप सिंपली कर सकते हो अगर मन है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया क्योंकि आप लोगों की वजह से चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा जो चीज़ें जुड़ी हैं उनकी वजह से वो चलेंगी तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। और जैसे होता है चीज़ें अगर चलती हैं तो प्रमोट ज़्यादा होता है। फिलहाल अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ज़्यादा टाइम लूँगा भी नहीं, कर लूँगा टाइम आप लोगों का। इफ़ फॉर अ कर्व द कर्वेचर इन कप्पा अपॉन टॉर्क इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक है। देन द कर्व इज़, भैया जब ये कर्व ऐसा कांस्टेंट होता है तो आपको बताया था, मैंने ये बात पढ़ाया भी हुआ है कि ये क्या एक बनता है, एक हेलिक्स बनता है, ठीक है, हेलिक्स। और इसका एक चीज़ फॉर्मूला भी समझ लीजिए, कप्पा अपॉन टॉर्क क्या होता है, टेन अल्फ़ा, यानी जो ये इसका टेंजेंट और इसकी जनरेटर के साथ जो एंगल अल्फ़ा बनता है, ये टेन अल्फ़ा के बराबर होता है। अब कभी हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ऐसा भी आ जाए कि अल्फ़ा क्या होगा, इफ़ कप्पा अपॉन टॉर्क इज़ 1 देन एंगल इज़ वॉट, तो 1 कब आएगा, 45 डिग्री, ऐसा ऐसा बन सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आ गया तो बता दिया। ये क्या है, ये भी एक सिंपल सा देखिए, एक मतलब एक पॉइंट था, मतलब छोटा सा पॉइंट था। क्या है, स्फेरिकल कब होता है, स्फेरिकल होने के लिए ये एक थ्योरम थी, सिंपल सी थ्योरम थी कि बल्कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है, ये स्फेरिकल के लिए ऐसी थी कि भाई जो उसका रो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय सिग्मा प्लस dy/ds, ds है, ये सब गलत लिखे हुए हैं, सब गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, ये सारे गलत हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इसे बताना चाह रहा था, सारे गलत है। s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा और यहाँ इस ब्रैकेट में होगा सिग्मा और रो डैश। डिफ्रेंशिएशन कभी भी आप देखोगे तो रो का ही देखोगे, सिग्मा का भी नहीं देखोगे। ऐसे एक और यहाँ पे हमारे वो थी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल, ठीक है। और एक और हमारी थी, आपको याद होना चाहिए स्फेयर के केस में, आर स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस सिग्मा रो डैश होल स्क्वायर। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, थोड़े यहाँ पे डॉग्स ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये आपका 0 के इक्वल होगा, तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, आंसर ऑप्शन देख लीजिए, रो अपॉन सिग्मा। वैसे तो आप एस लिख लीजिए, क्या करा जाएगा भाई, यही ऑप्शन देख लीजिए, एकदम करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है भैया। ये कह रहा है ए इनकरेक्ट है, फिर कह रहा है बी इनकरेक्ट है, फिर कह रहा है दोनों इनकरेक्ट है। वैसे तो यहाँ सारे ऑप्शन ही अजीब लग रहे हैं, कोई भी ठीक नहीं लग रहा। आपको एक बात बताऊँ, वैसे ये क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने बताया था कि बी, फिर उसके बाद टी, और उसके बाद एन। मैंने याद करने के तरीके क्या बताया था, बी टी मतलब ब्लूटूथ, और फिर इसके बाद एन, एन को वैसे आप पी लिखते हो यहाँ पे, बी टी पी, ठीक है। ब्लूटूथ पेयर आप कह सकते हो, ब्लूटूथ पेयर क्या होता है, ब्लूटूथ पेयर भैया। तो बी को अगर आप लिख रहे हो तो टी क्रॉस पी लिखना पड़ेगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। फिर अगर आप टी लिख रहे हो तो टी क्या कौन होगा, पी, पी क्रॉस बी लिखेंगे। और अगर आप कहेंगे पी, पी निकालना हो तो बी क्रॉस टी होगा। ये तीन तीन क्या कहते हैं, हमारे रिलेशन है, और इन सब में किसी को भी अपने आपस में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सब क्या हो जाएंगे, जीरो। टी डॉट पी करेंगे तो भी जीरो, टी डॉट बी करेंगे तो भी जीरो, और किसी को भी डॉट प्रोडक्ट। ये 6 ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जिन्हें ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके 6 पेयर्स हैं, 6 पेयर्स हैं, सॉरी 6 पेयर्स बोलो, 3 पेयर्स हैं 6 फिलहाल,
6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आंसर मुझे इनमें तो सभी गलत लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द कर्वेचर ऑफ अ सर्कुलर हेलिक्स, इसका क्या होगा कर्वेचर? देखिए याद करिएगा, ये क्वेश्चन भी बताया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका प्रूफ ही देख लेते हैं। अभी मैंने कप्पा का एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था? आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट की पावर 3। तो आर डॉट क्या है? आर डॉट आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ। जो आप इधर आपको x1 x2 x3 लिखा हुआ है ना, अगर आप आर वेक्टर बनाना चाहो तो x1 i यानी a cos t i, ठीक है, और x2 क्या होगा? आई कैप प्लस a sin t j कैप और प्लस बी टी और के कैप। तो एक तरीके से आर जो है इन तीनों से ही बनता है। तो अब आर डॉट क्या बनेगा? आर डॉट आप बनाना चाहोगे तो डिफ्रेंशिएट करो तीनों को, तीनों अलग अलग कर देता हूँ। एक्स डॉट वन क्या होगा? माइनस ए कॉस, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ए साइन टी, दूसरे का होगा ए कॉस टी, और तीसरे का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल सा बी बचेगा, है ना। अच्छा, एक बार डिफ्रेंशिएशन ये होगा, एक बार और करिए। कप्पा का फॉर्मूला 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। इसको दोबारा करेंगे तो माइनस ए साइन टी हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस ए, सॉरी माइनस ए साइन टी नहीं कॉस टी हो जाएगा ना। डिफ्रेंशिएशन इसका दोबारा करेंगे, 2 बार करना है ना। कैसे? ये आर डॉट चल रहा है आपके सामने और आर डबल डॉट ये चल रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस टी और यहाँ पे माइनस ए साइन टी और ये हो जाएगा 0। अब इसका आप निकालने वाले हो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या? आई जे के रिस्पेक्ट में करोगे ना, आर क्रॉस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट आई जे के करोगे। तो ये इसे आप जब ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सोच के देखिए। देखिए मैं बताता हूँ, आप इसका इसे ओपन करेंगे तो जब आई आप ले रहे होंगे तो आई के अंदर क्या आएगा? ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला, और आई जे के ख़त्म, तो ये और ये बचेगा, है ना। तो करिए, इसको लिखते हैं। तो ये वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या फिलहाल? माइनस ए बी, नहीं प्लस हो जाएगा ना, माइनस उधर तो वैसे मिलेगा, ए बी साइन टी मिल जाएगा। फिर ऐसे ही आप माइनस जे वाले को करोगे, इधर वाले को तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये क्रॉस मल्टी, ये तो 0 कर देगा, और जो लेफ़्ट से राइट जा रहा है वो प्लस हो जाएगा। तो ए बी कॉस टी, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला बी वाला अगर आप करेंगे, मतलब के वाला आप निकालेंगे तो वो ख़त्म और ये ख़त्म, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा कुल मिलाकर के तीसरा वाला जो के वाला कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, के वाला कोऑर्डिनेट जो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कुल मिला के ए स्क्वायर मिलेगा, वो है कि नहीं? ठीक, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1। अब इसका जरा मॉडल्स लेके देखिए, पहले मॉड लीजिए आप। मॉड लेंगे तो क्या आएगा? जब आप मॉड लेंगे तो क्या आएगा? मॉड लेंगे तो देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और ये ए पावर 4 हो जाएगा। तो ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए पावर 4, और डिवाइड किससे किया था? आर डॉट की पावर 3 से, है ना। आर डॉट कितना आया था? एक बार डिफ्रेंशिएशन आपने किया था तो ये वाला बन गया था माइनस ए साइन टी, दूसरा वाला बन गया था माइनस ए कॉस टी, और तीसरा वाला बना था सिर्फ बी। तो जब तीनों को स्क्वायर कर मॉड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मॉड करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 3। थोड़ा ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले में ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे भी तो मॉड था ना फिलहाल, ये जो निकला था ये भी तो रूट में आएगा, ठीक है। तो रूट में से आप ए स्क्वायर बाहर लोगे तो ए बाहर आएगा, बाकी क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे कितनी पावर है? इसी की ही नीचे 3 पावर है, तो एक पावर से एक पावर तो कट जाएगी, जो पावर 2 बचेगा तो वो सिंपल सा बाहर आ जाएगा, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही है? आंसर ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी वैसे बताया हुआ है क्वेश्चन, आप यहाँ पे बाकी देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए ज़रा, देखिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है कि वैल्यू है किसकी? अच्छा, ये बाई नॉर्मल है, ठीक है, और कह रहे हैं डैश लगा हुआ है, डैश आई डबल डैश फिर ट्रिपल डैश। तो इसमें अगर आप सही से देखें तो ये तो आपका इसकी एक क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी है। अच्छा, इससे अगर देखें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी, तो ये भी सही है। क्यों? अब जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टॉर्क है 1 अपॉन टॉर्क लिखा हुआ है, तो इसको आप जब ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा टॉर्क की पावर -1। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन में पावर आ गया थी, पावर में 1 कम हो जाता है। अब ये जाएगा नीचे टॉर्क की पावर 2 और बाहर टॉर्क की पावर 5 है, तो 2 से 5 किया तो 3 बचा, तो देखिए इसी के जैसा ये बन जाएगा। तो दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ज़रा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो वहाँ पे क्या आया था देखिए,
वैसे तो जितना भी ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कप्पा का स्क्वायर और टॉर्क ही वाला सही होता है। अगर केवल इसी में आंसर दिया तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, कप्पा स्क्वायर टॉर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल सा था, मीट्रिक वाला डी एस स्क्वायर करके होता है। डी एस स्क्वायर करके होता है, तो जब मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, वैसे टेंसर में भी था ये, तो मैंने बताया था कि जो हमारे रीमैन थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके रिगार्डिंग जी को इंक्लूड किया था, फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर। ठीक है, तो डी एस स्क्वायर देखिए 1 1 है तो 1 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर 2 2 है तो 2 2 का स्क्वायर है। और अगर आप देखें तो 1 2 है तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये तो बात सही है ये। ठीक है, ये तो ऊपर भी सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे डी एस स्क्वायर नहीं लिखा है, तो आंसर ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कोफिशिएंट G11 ऑन सरफेस इज। G11 की अगर वैल्यू की बात की जाए सरफेस पे, तो देखिए सिर्फ G11 की बात हो रही है ना, तो G11 के साथ कौन सा सरफेस होगा, X1। ठीक है, एकदम सही है। एक सेकेंड, G11 बोला, G11 के केस में ये पहला और ये दूसरा, मतलब दोनों सेम रहते हैं, X1 और X1, 2 बार X1 रहेगा, मतलब यहाँ पे एक X1 और लिख दीजिए, या फिर X1 स्क्वायर। हाँ देखिए X1 स्क्वायर लिखा है, ये आंसर ऑप्शन आपका सही है। अरे भैया ये तो बड़ा बताया हुआ है कितनी बार। ठीक है, देखिए G11 है तो वो X1 स्क्वायर है, G22 है तो X2 स्क्वायर है, G12 है तो X1 डॉट X2 है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए, ये तो एकदम बेहद ही सिंपल क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट डी स्क्वायर, डी होता क्या, पहले ये तो देख लो आप, डी होता क्या है, डी डिटर्मिनेंट होता है किसका, D11 D12 D21 और D22 का। अब सिंपल सी बात है, D11 D22, ठीक है, और अच्छा डी का फॉर्मूला जी के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से सुनिए। और आज क्या कहते हैं, नोट्स में जो ऐड किया है उसमें जो जी आपका फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर है वो भी ऐसा ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे G11, ये भी वही चलेगा, G11 G12, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है, आपस में बदल जाती है। ठीक है, या यूँ कहे कि डी जी लिखा हुआ है, फिर सिंपल सी बात है, डी और जी डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तो दोनों की आंसर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन इसी केस में अगर देखें आप, तो D11 D22 और D12 और D21, तो D12 और D21 जो होता है वो उसकी वैल्यू तो सेम होती है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर क्या आएगा, देखिए D11 D22 माइनस D12 इंटू 21। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, ये सिमेट्रिक होता है, तो ये एक तरीके से D12 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ जी के केस में लिखा तो जी वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, द मीट्रिक करस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक फॉर्म इज, पैरामीट्रिक फॉर्म में मीट्रिक अगर लिखा जाए तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये G22 केवल G22 ही होगा क्या, नहीं, केवल 1 2 ही होगा, हालांकि यहाँ पे 1 2 लिखा तो यहाँ पे केवल 1 लिखा, जो कि गलत है। ठीक है, ये भी गलत लग रहा है मुझे। ठीक, तो देखिए ज़रा तो होना क्या चाहिए वैसे, यहाँ पे अगर इसे वेरिएट आप करें, आंसर आंसर को थोड़ा वेरिएट करें, तो यहाँ पे G22 होना चाहिए, यहाँ G22, और ये तो सही लिखा है। यहाँ पे केवल G1 तो होगा नहीं भाई, G12 लिखा लिखा होना चाहिए, तब ये सही होता, और ये तो सही है। और भी देखा जाए तो G22 तो पहले यहाँ पे है, तो ये वाला G22 ना होकर के G11 होना चाहिए, G11 DU1 स्क्वायर, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। आपको ये लिखने का तरीका तो बताया गया है। आगे देखिए, इफ़ W बी द एंगल बिटवीन द पैरामीट्रिक कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन tan W इज इक्वल टू, tan W की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब देखिए यहाँ पे भी कितने सारे, मतलब सारे ऑप्शन ही गलत मुझे लग रहा है। वैसे जो पैरामीट्रिक जो कर्व का एंगल होता है कॉस थीटा की अगर बात करें तो बताया गया है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है G12 अपॉन अंडर रूट में G11 और G22। ठीक है, इसी से अगर आप साइन निकालोगे तो साइन थीटा क्या निकलेगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट में कर दीजिए, तो ये अंडर रूट जी अपॉन अंडर रूट ऑफ G11 और G22 निकलता है। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 लेंगे तो ये कट जाएगा, तो अंडर रूट जी अपॉन G12 मिलेगा आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। अब अंडर रूट जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी मतलब तो होता है G11 G22 माइनस G12 स्क्वायर, ये तो होता है कि नहीं, और होल स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर और नीचे आएगा G12, तो अब नीचे आएगा G12 ना,
तो देखिए ये आंसर ऑप्शन मुझे लग रहा था कि सही हो जाता, ठीक है। जो देखिए मैं दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है ना, आंसर तो आपने देख लिया, G11 G12 मुझे याद हो गया, आपको याद होना चाहिए, G11 G22 माइनस G12 स्क्वायर होल अपॉन G12, ठीक। तो अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो ये आंसर सही हो जाता, यहाँ पे स्क्वायर ना होता तो ये आंसर सही हो जाता। तो आप सही आंसर याद रखिए कौन सा है। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, इफ़ डी एस रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ एरिया, एरिया एलिमेंट बता रहा है, तो इसका तो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था इसका फॉर्मूला था हमारा डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट जी ऑफ डी यू वन और डी यू टू। तो डी यू वन डी यू टू कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ लिखा है अंडर रूट जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू तो फिलहाल यही है, आप देख पा रहे होंगे अगर सही से, तो जी की वैल्यू तो यही है ना, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ जी का मतलब वैल्यू यही होता है। तो ये आंसर ऑप्शन है आपका एकदम सही है, ऐसे भी याद रखिएगा, ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ एच ऑन द पैराबोलॉइड, एच की वैल्यू चाहिए ऑन द पैराबोलॉइड। तो देखिए सॉल्व करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिए कि ये एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकली बढ़ता चला जाता है। पहले का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1 मिलेगा, फिर दूसरे में 2 आएगा, और 2 के साथ उसका स्क्वायर करोगे तो 4 मिल जाएगा, 4u2 स्क्वायर और 4u1 स्क्वायर दोनों ही मिल जाएंगे। मतलब इसको याद करने की इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप दिमाग में रखिए ये आंसर ऑप्शन सब प्लस वाले होते हैं, और सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सब में 4 मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे बाकी यहाँ पावर टू है, तो पावर 2 की वजह से 2 आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें पावर 4 मिल जाएगी, और 2 भी 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल ये बताने का मन नहीं है, फालतू क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इधर आ जाइए, द एरिया ऑफ द एंकरिंग, एंकरिंग नहीं है फिलहाल लिखा, ये एंकर रिंग लिखा है, एंकरिंग तो अलग चीज़ हो गया, एंकर रिंग, एंकर रिंग भी नोट्स में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें यू की वैल्यू 0 से 2 पाई है, और एंड U2 की वैल्यू 0 से 2 पाई है। ये याद रखिएगा, ये भी एक आपका MCQ बन सकता है एग्जामिनेशन में। तो उसका एरिया कितना होता है, तो इसका आंसर वैसे नोट्स में होगा 4 पाई स्क्वायर ए बी होता है, ठीक है। रीज़न है इसके पीछे, अब क्या रीज़न है उसको अभी आप याद रखें, इसको ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एंकरिंग बनता कैसे वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ तो शायद आप रिलेट कर पाओ। देखिए इस तरीके से आपके 3 एक्सिस है, ठीक। अब इससे एक हमने क्या किया, एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया कोई, ठीक है, वहाँ से, और उस थोड़ी ये जब फिक्स डिस्टेंस थोड़ी दूरी की ले ली, और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस ए है, यहाँ पे बी की वैल्यू ए से बड़ी होती है, ये भी याद रखिएगा एंकर रिंग के केस पे। अब हम इसे इसका एक वो बना रहे हैं, इसको घुमा करके एक इसका कर्व बना रहे हैं। तो ये कर्व कैसे बनेगा, कुछ आप समझ पा रहे हैं, ऐसे करके बनेगा डबल, तो 2 पाई 2 बार हमको मिलता है यहाँ पे, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, क्योंकि ये जैसे आपको पता है जब भी 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं तो उनको उनके बीच का एंगल निकालना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितने रिलेशन मिलेंगे, तो यहाँ पे कितने रिलेशन है 4 पाई स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी, तो आप ऐसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ एल एम बी डायरेक्शन कोफिशिएंट ऑफ डायरेक्शन एट पी देन G11 L स्क्वायर 2G LM। वैसे आप सही से देखें तो ये वही है, ये क्या लिखा है, एल मतलब होता है dx1 स्क्वायर, एल एम होता है, एल एम हो गया dx1 और dx2, और एम स्क्वायर का D2 स्क्वायर, ठीक है, जो भी DU2 स्क्वायर। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या बोल रहा है, एल एम बी डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए आपको याद हो डायरेक्शन कोफिशिएंट जो होते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर जो होते हैं, उनका एडिशन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो उसी से रिलेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इजी ही है। द डायरेक्शन कोफिशिएंट ऑफ द पैरामीट्रिक कर्व दिस U2 इज इक्वल टू कांस्टेंट R, इसके क्या निकलेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए, जब U2 कांस्टेंट होता है तो वो जो उसका कोऑर्डिनेट बनेगा U1 का केस बनेगा उसमें, और जब U1 कांस्टेंट होगा तो U2 का कांस्टेंट जो उसमें बनेगा, U2 कांस्टेंट हुआ तो इसका आंसर होगा U1 वाला प्लेस हमारा बचा रहेगा, और U1 जीरो, U2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यही यहाँ पे कहता है U1 कांस्टेंट, तो आप समझ पा रहे हो फिर क्या होता है हमारा आंसर जीरो, और U2 वाला तो होता नहीं फिर जीरो, तो वहाँ G22 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द कर्व बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व इज, देखिए बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन करता है, तो जैसे मिडिल में कट करके अगर जा रहा है, तो देखिए इस केस में वैसे यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे x1 होना चाहिए, तो यहाँ पे x1 नहीं लिखा है, यहाँ पे u और v लिखा है, x वाला जो है वो u लिखा है और y वाला v लिखा है। तो देखिए जो सेटिस्फाई करेगा 1 में हमारा u ये du लिखा है, du स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और 2 में dv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 में फर्स्ट वाला लिखा है जो कि गलत है,
2 में 2 वाला लिखना चाहिए ना, 1 1 में u वाला, लेकिन बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये गड़बड़ है। तो ये होता क्या है, बाइसेक्ट जब भी करते हैं, पावर जब भी बाइसेक्ट करेंगे तो चीज़ें कम होंगी, मिडिल से जाएगा। और दो एंगल के बीच में बाइसेक्ट कर रहे हो तो चीज़ें तो क्या होगी, आधा इधर आधा इधर। तो ये जब सॉल्व करेंगे आप तो इसे उधर भेजेंगे तो दोनों बराबर बराबर आएंगे। बाइसेक्ट करोगे ना तो बराबर आना चाहिए ना, G22 dv², तो बराबर आ रहा है, बाइसेक्ट हो गया। लेकिन यही आप यहाँ पे देखते हैं, आप कहते हैं कि सर ये भी तो सही लग रहा है, कहाँ गया ये वाला 1 1 के साथ पहला वाला 2 2, लेकिन आप जब इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो गलत है ना, आना चाहिए बराबर। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट, ये आपको पता है। देखिए ये बड़े ही अजीब टाइप के लिख रहे हैं, तो इन्होंने हमें क्या करना है, मैं वैल्यू रखती हैं, तो थोड़ा देखिए ये देखिए G1 जहाँ पे G11 है, G11 G22 माइनस G12², तो इसकी जगह पे आप G रख दीजिए। तो शुरू करते हैं, चलिए कहीं से भी कर लीजिए, मैं इस पहले और आखिरी में रख के देखता हूँ। तो चल पहले देख लेते हैं, आखिरी में रख देते हैं, आपको देखिए यहीं पे दिख रहा है मुझे, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू G होगी, G², बल्कि सॉरी यहाँ पे G² होगा, तो G² हो जाएगा ये। तो यहाँ आप जैसे रखेंगे, ठीक, तो फिर उसके बाद देखिए ज़रा, G11 एक सेकेंड, G12² इज इक्वल टू G11 G22 माइनस G²। अब ज़रा इसको इधर करिए, दोनों को इधर उधर करिए, G² और G12, तो देखिए वही बन गया वापस से, G12² माइनस G11 और G22 माइनस G, ये एकदम सही है ऑप्शन, ठीक है। ये बस घुमाने के लिए दे दिया फालतू का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, फालतू है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर जो सरफेस के नॉर्मल हो इसके, वो क्या होगा। तो देखिए हम बताते हैं आपको, देखिए नॉर्मल निकालना है तो आप इसका डेल निकाल लीजिए, डेल इस सरफेस का निकालिए ज़रा। डेल क्या होता है, डेल में x होता है, आई डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। तो इसका ज़रा डेल x के रिस्पेक्ट में करिए ज़रा डिफ्रेंशिएट, मैं आपको यहीं पे आंसर बता देता हूँ, करिए ज़रा। तो जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2z², ठीक, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा -3y, और यहाँ पे तो x था ही फिलहाल, तो सिर्फ -4 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ ये पॉइंट रखिए ज़रा उठा करके, जेड की जगह 2 रखा तो 8 मिला, फिर यहाँ पे आपने -1 रखा तो +3 मिला, और -4, तो कितना हो गया, 8 3 11, -4 हो गया 7, 7 के साथ आई लगा दीजिए। तो इसमें 7 के साथ आई वाला कौन सा है, पॉजिटिव 7, यही दिख रहा है, आंसर ऑप्शन एकदम सही है। और भी आप कर सकते थे, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे ये √122 कैसे आ रहा है भैया, इसी का मॉड कर दो, अभी आ जाएगा भाई, रूट में लगा दो। नेक्स्ट देखिए, टाइम बहुत कम है इसलिए फटाफट से करते जाना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती है भाई, फैमिली ऑफ कर्व्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो देखिए ये सिंपली यही होती है, तो पढ़ाया गया है, तो बताया गया है, तो कुछ क्वेश्चंस में बताया गया है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए बच्चों देखिए पहले तो एक बार ही डिफरेंशिएशन होता है फाई का, ठीक है। और आपको एप्सिलॉन, अभी जो हमने नोट्स आपको सेंड किए हैं उन्हें एक बार आप जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। देखिए ये एप्सिलॉन और अल्फ़ा गामा अगर लिखा है तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट, ठीक है, और अगर आप रिलेट करें थोड़ा सा बीटा से बीटा ऊपर वाला कट, और एक बार डिफरेंशिएशन होगा और ए वाई होगा, ए गामा होगा, ठीक है, ये सही है। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इन पैरामीट्रिक कर्व व्हेन u1 इज़ कांस्टेंट, जब u1 जब कांस्टेंट हो तो क्या होता है। अगर u1 देखिए दो तरीके से u1 कांस्टेंट हो या u2 कांस्टेंट हो, ठीक है। तो u1 जब कांस्टेंट होगा, देखिए जब u1 आपका c1 हो और u2 आपका c2 हो, तो आपका ऑप्शन जो होता है वन के केस में भी बीटा लेता है, ठीक है, और 2 के केस में बीटा, हाँ यही ऑप्शन आपका सही, 0 होगा ये, ठीक है। कांस्टेंट है, ऑर्थोगोनल की बात करें तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा 4 वाला क्वेश्चन देखिए, द टू फैमिली ऑफ इंटीग्रल कर्व्स ऑफ इक्वेशन दिस, कह रही है ऑर्थोगोनल कब होगी, जब ये ऑर्थोगोनल होगी बच्चों तो क्या होगा, 0 के इक्वल आता है, वो तो सही बात है, तो नॉन जीरो वाले तो दोनों खत्म हो गए। अब इनमें से कौन सा सही है समझिए। तब देखिए दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर तो सेम है, लेकिन आई एफ लिखा है या आई डबल एफ लिखा है, तो ये वैसे ऐसा क्वेश्चन मतलब जनरली नहीं बनाते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अगर थोड़ा सा दिमाग ये लगा देते हैं, तो इफ़ एंड ओनली ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसलिए आई डबल एफ लिखा हुआ। अब देखिए इतना छोटी भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, अगर पेपर फालतू का बनाएंगे तो ये आंसर ऑप्शन आपका सही है। हाँ कुछ अलग करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इधर उधर कर देते हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये लोग तो मतलब बिल्कुल ही परेशान करने के मूड में। देखिए नेक्स्ट देखिए,
5 क्या है, इफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आर गिवन बाय द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल कर्व्स है तो क्या होगी, देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री दे रहा है इसका, तो इनमें से देखिए जी अल्फा, ये एप्सिलॉन वाला तो होता ही है इसमें, यहाँ पे भी एप्सिलॉन वाला, ठीक है, और उसके साथ साथ जी अल्फा बीटा होगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो जी अल्फा बीटा है नहीं तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, अल्फा गामा दे रखा, ठीक है, तो उसके बाद डी यू बीटा यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएशन फाई का तो दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, लेकिन जी कहाँ गया, जी यहाँ पे है खाली, तो यही ऑप्शन आपका सही है, जी भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन द स्फीयर गिवन बाय दिस, अच्छा, form an orthogonal system, do not form an orthogonal and orthogonal surface, और क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है मे और मे नॉट फॉर्म। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो ऑर्थोगोनल बनाता है, क्योंकि ऑर्थोगोनल आपके सिस्टम में है, आपके कोर्स में है, ज़्यादा से करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा कौन सॉल्व करेगा, ठीक है, दिमाग में रखिए, होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखिए, द सिलेंडर दिस इन r⁻³ इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग, अब इसको कहाँ देखिए, एक्स और वाई एक्सिस है बच्चों, x1 x2 मतलब समझिए ना, x एक्सिस और y एक्सिस पे बना हुआ सिलेंडर है ये, ठीक, इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग, इसको कहाँ रोटेट किया जाए, वैसे ये क्या है, x और y एक्सिस में सर्कल है बाबू, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस का सर्कल है, तो इसको कैसे रोटेट करोगे कि ये बन जाए हमारा एक सिलेंडर बन जाए, किस में रोटेट कर दें, देखिए अगर इसको हम एक ऐसी लाइन के अबाउट रोटेट कर दें जो, वैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे इक्वेशन दे रखे हैं, द सर्कल एक्स इस अबाउट एक्स एक्सिस, भैया एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे घुमा दोगे ज़रा बताओ, आप ऐसे समझो ना, आपने लेट से एक्स वाई एक्सिस ही बनाई है, ये एक्स है ये वाई है, आपने बनाया एक सर्कल, एक्स के अबाउट घुमाओगे, एक्स तो ये है, घुमाओ भैया, क्या बनेगा, स्फीयर बन जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है, केवल सर्कल भैया इसे घुमा दे रहे हो आप, x1 = 1 ले रहे हो, x2 x3 प्लेन पे लेके जा रहे हो, ये बात तो सही है, लेकिन घुमाना किस पे है, आपको बनाना है r3 पे, मतलब आपको क्या बनाना है सिलेंडर, तो आपको तीसरी एक्सिस पे घुमाना पड़ेगा, तो ये तीसरी एक्सिस आपकी जेड एक्सिस, तो ये आंसर ऑप्शन आपका डी वाला सही है बिल्कुल ही, ना एक्स यानी ना पहली यानी x1 पे ना काम करेगा, ना x2 पे काम करेगा, ये x3 पे काम करेगा, क्योंकि आपको क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन था, तो इसमें हालांकि ये तो आ गया टेंसर का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हालांकि इसमें बीच में माइनस होता है, हाँ ये ऑप्शन सही है आपका, पढ़िएगा, अब उतना मज़ेदार नहीं लग रहा क्वेश्चन मुझे। नेक्स्ट देखिए, अ टेंसर डी अल्फा बीटा ऑन द सरफेस इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है, देन डी अल्फा बीटा आर नॉट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर, डी अल्फा बीटा आर कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर, और फिर क्या लिखा, डी अल्फा बीटा आर कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल सही है, ये इसकी डेफिनेशन है भैया। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से भैया आ गया, इज कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल टेंसर, एकदम सही, अभी तो ये तो बात हो रही है, आगे बढ़िए, द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या है, कह रहे सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस है, फर्स्ट फंडामेंटल सेकंड फंडामेंटल बोथ फर्स्ट सेकंड दोनों है, क्या ऐसा हो सकता है, तो दोनों तो नहीं हो सकता है, वैसे आप देख रहे हैं अल्फा बीटा 2 है तो 2 सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एज टर्म्स, ठीक है, ऑन टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस यू अल्फा नेबरिंग टू यू अल्फा एंड यू अल्फा, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं बच्चों, तो तो वो इसका हाफ होता है, डी अल्फा डी बीटा डी अल्फा बीटा का हाफ होता है, 1/4 नहीं होता, हाफ होता है, ठीक है, नॉर्मल का जो मैंने, वैसे आप ध्यान दीजिएगा मैंने उसको नॉर्मल करके नोट्स में लिखा हुआ है, तो नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के भी, बाकी लास्ट चैप्टर के लिए मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपकी मतलब, हो सकता है मैं ना भेज पाऊँ, हालांकि पिछली बार टेंसर में लास्ट रात में भेज दिया था, हो सकता है अभी भी भेज दूँ रात में 12 बजे तक में, बनाने तो बैठा हूँ, अभी इसके बाद बैठूँगा। बाकी देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया, आगे देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ करंट पॉइंट ऑन द कोनॉइडल सरफेस, देखिए कोनॉइडल सरफेस में जो थर्ड वाला ऑप्शन, बिल्कुल ये बहुत सही चीज़ है, याद भी कर लीजिएगा इसकी, ये जो टर्म्स लिखे ना कोनॉइडल सरफेस में, यहाँ पे U2 होता है, और जनरल वाले में यहीं पे f(u1) होता है, जनरल सरफेस में, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखिए सबसे जो जनरल सरफेस होता है उसमें D220 होता है, लेकिन जो कोनॉइडल होता है उसमें D110 होता है, लेकिन D220 नहीं होता, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही। देखिए ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं नोट्स में पढ़े हुए हैं, एक बार नोट्स को जरूर पढ़िएगा, सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी है मैंने, तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी आगे देखिए, ये क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म, ये वैसे मैंने लाइन से बताया, जनरल फॉर्म है, पहले जनरल सरफेस है, उसके बाद कोनॉइडल सरफेस है, उसके बाद आपका है राइट हेलिकॉइड है, उसके बाद आपका है मोंगेज,
ठीक है, ये मोंगेस फॉर्म है, जिसमें से थर्ड वाला पहले और दूसरे का क्या होता है, फंक्शन होता है। मॉन्ग्स नहीं, ये देख लिखा गलत है, जी के बाद ई आएगा, मोंगेस फॉर्म ऑफ सरफेस होता है इसे, इसे कहते हैं। अब ये जो इसमें D22 की वैल्यू बताएं आपको, तो ये जो ये फिलहाल मोंगेस फॉर्म ही है, ये x1 और x2 होगा, ठीक है, यहाँ x1 x3 नहीं, x1 x2 होगा। तो इसे आप याद कर लीजिए। वैसे यहाँ पे 1 + p² + q² होता है नीचे में, ठीक है, और ऊपर नीचे में कहीं माइनस नहीं होता, तो ये तो ठीक है, एकदम सही आंसर है, ठीक है। ये भी उसमें नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप लोग भले ही आपको लगता हो कि अलग अलग बुक से आ रहा है, लेकिन आप एक बार नोट्स दिखेगा, आपको सारा का सारा नोट्स से मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 90% मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन, रोटेटिंग द प्लेन कर्व दिस y ग्रेटर देन 0 और अबाउट x एक्सिस, क्या मिलेगा? अगर सही से देखें तो ये ना, ये माइनस लगा हुआ है ना बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये हाइपरबोला होता है फिलहाल तो, ठीक है। और y ग्रेटर देन x एक्सिस के अबाउट आप इसे घुमाओगे तो क्या मिलेगा? तो हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला तो मिलेगा ही, लेकिन ये बीच में क्या माइनस लगा हुआ है, y² - x² = 1, तो ये 2 शीट वाला आपको हाइपरबोला मिलेगा, 2 शीटेड हाइपरबोलाइड, ठीक है। आगे बढ़िए। द सेट ऑफ ऑल यूनिट वेक्टर्स एट ऑल पॉइंट ऑफ r⁻² इज़ अ, ये क्या होगा? अगर यूनिट वेक्टर सेट बना लिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे? देखिए सारे जो यूनिट हैं हमारे, तो r⁻² लिखा है, लेकिन हमें कितना करना पड़ेगा? तो हालांकि सरफेस तो 3 ही बनाते हैं कि बी ब्लूटूथ और पी पेयर होते तो 3 है, तो 3 वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। आगे देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द करंट पॉइंट दिस, देन अब ये क्या है? राइट हेलिकॉइड। अभी राइट हेलिकॉइड में मैंने बताया ना, राइट हेलिकॉइड के केस में देखिए, राइट हेलिकॉइड जो होता है वो कोनॉइडल फॉर्म का ही एक ग्रुप होता है, तो उसमें D11 0 होता है, D22 0 नहीं होता है, तो आंसर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मंगेज वाले में जो G11 होता है बच्चों, वो 1 1 है, तो P पहले पे आया तो 1 + p² हो जाता है। G अगर मैं बात करूँ 2 2, तो 2 2 सेकेंड नंबर पे आता है, तो P के बाद Q आता है। और G12 करेंगे तो इसमें से दोनों आ गए फिर तो दोनों आ गए, तो P और Q दोनों हो जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पे है, 1 + p² यहाँ पे दिख रहा है 1 + q², तो आंसर ऑप्शन आपका ये वाला एकदम सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़िए। द इक्वेशन दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को, इसको क्या बोलना चाहिए? अरे गॉस इक्वेशन है भाई, गॉस या फिर विंगार्टन, विंगार्टन में n वाला है, तो ये हमारी गॉस इक्वेशन है। अब इसको क्या बोलते हैं? ये विंगार्टन थे, ये वाली जो है हमारी विंगार्टन इक्वेशन है, ठीक है, n वाली। ये सब नोट्स में मैंने रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए तीसरे पे, EIJK NINJ, ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये 1 2 जो है ना, वो E12 से डिवाइड होता है बच्चों, ठीक है। और JK लिखा हुआ है तो I आ जाता है, तो आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ फोर्थ में क्या बोला है? XI, अच्छा ये XI लिखा हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू ये इसे कोवेलेंटली डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ये माइनस में आ जाता है। इसकी देखिए, ये मैंने बताया हुआ है, इसकी जो एक आइडेंटिटी है जो कि इस तरीके से, हाँ लिखा तो फिलहाल एकदम परफेक्ट है। एक्स, ये कई काफ़ी सारे इसके जो मतलब 3 4 हैं आइडेंटिटी जो मैंने नोट्स में ऐड किया है, एक बार ज़रूर देखिएगा, ये आपका एकदम सही है। फिर क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द सरफेस बी अ प्लेन, एक सरफेस एक प्लेन होता है तो उसके लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है, वो क्या है? देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। तो एकदम सही है कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दैट अ सरफेस बी अ स्फीयर, स्फीयर होने के लिए, देखिए बताता हूँ, स्फीयर होने के लिए ये जो आपका डी अल्फा बीटा होता है वो जी के सी टाइम्स जी अल्फा बीटा होना चाहिए, ठीक है, स्फीयर होने के लिए। तो आंसर ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए जरा, फिर क्या कहते हैं? नॉर्मल कर्वेचर पैरेलल टू द डायरेक्शन दिस, नॉर्मल कर्वेचर देखिए बड़ी आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक है, डी जी आपने पढ़े ना, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डी को ऊपर रखिए, जी को नीचे रखिए, तो डी ऊपर जी नीचे, डी यू, ये तो सेम रहेगा, ये आंसर ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट्थ क्वेश्चन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉर्मल कर्वेचर पैरेलल टू द डायरेक्शन दिस इज कॉल्ड, तो जब इसे रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ नॉर्मल कर्वेचर हो जाता है भाई। अरे यार कप्पा का उल्टा करते हो क्या रो मिलता है? या 1 कप्पा करोगे तो क्या मिलेगा? रो मिलेगा, रेडियस मिलेगा ना। नेक्स्ट देखो, द रिलेशन बिटवीन द कर्वेचर एंड नॉर्मल एंड ऑब्लिक सेक्शन, ऑब्लिक सेक्शन का जब रिलेशन लेते हैं
तो एक बहुत ही फेमस थ्योरम है, इसका नाम है मिशनायर्स थ्योरम। ऑब्लिक सेक्शन की बात करते हैं तो मिशनायर्स थ्योरम आ जाते हैं, मिशनायर्स जी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने क्या बोला था, तो जो आपका नॉर्मल जो ऑब्लिक सेक्शन होता है उसका जो कप्पा होता है के एन, वो के कॉस थीटा के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ये एक रिलेशन है। आगे देखिए, देखिए वही आ गया है ना, वही आ गया ना, कप्पा एन इक्वल टू कप्पा कॉस थीटा, ठीक है, यही मिशनर्स का रिलेशन है। फिर क्या बोल रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम जब भी बात करते हैं अगर किसी कर्वेचर का, तो प्रिंसिपल कर्वेचर होता है, ठीक है, उस पर बात होती है। आगे बढ़िए, द प्रिंसिपल डायरेक्शन एट अ पॉइंट पी ऑफ सरफेस इज गिवन बाय, प्रिंसिपल डायरेक्शन कब मिलती है आपको, प्रिंसिपल डायरेक्शन आपको लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि प्रिंसिपल बन जाना होता हो जाता है, स्कूल का प्रधानाध्यापक बन जाइए। नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। एप्सिलॉन के साथ इसका रिलेशन होता है काफ़ी बड़ा सा, जो आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है काफ़ी बड़ा एप्सिलॉन ए बी। अच्छा देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा सा रिलेशन है, एप्सिलॉन के साथ ही रहता है, जी के साथ नहीं होता, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ए एम अरिथमेटिक मीन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन मतलब, तो अरिथमेटिक मीन भैया ये जो है ना, ये एक इक्वेशन से आती है। वो इक्वेशन क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। देखिए कप्पा एन का जो एक इक्वेशन होता है, कप्पा एन स्क्वायर माइनस कप्पा एन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में जी अल्फ़ा बीटा और डी अल्फ़ा बीटा, फिर प्लस लगा लीजिए डी बाई जी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, हमारे वही मिशनायर, जो मिशनायर थे हमारे, उन्होंने जो कप्पा एन का रिलेशन दिया था कप्पा के साथ, उन्होंने एक जो इक्वेशन दी थी, इसके जो दो रूट है कप्पा वन और कप्पा टू, उनको जब आप ऐड करते हो और टू से डिवाइड कर देते हो, इसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन या मीन कर्वेचर बोलते हैं। जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हो के वन इंटू के टू कर देते हो, तो इसे कैपिटल के मानते हैं, जिसे गॉसियन कर्वेचर कहते हैं। और अगर आप इसका सिर्फ इतने की बात करोगे एडिशन की, तो इसको कैपिटल एफ फर्स्ट कर्वेचर बोलते हैं। और अगर इसी का ये 1/2 के वन माइनस के टू लिखते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम हैं छोटे छोटे, वो याद रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, मीन कर्वेचर। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, अभी बात की, अभी मैंने बताया प्रोडक्ट करेंगे तो गॉसियन कर्वेचर बोलते हैं, मैंने सारे बता दिया। वैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरी पॉइंट ऑन अ स्फेयर इज एन एम्बिलिक पॉइंट, ये तो सही है, स्फेयर के सारे पॉइंट एम्बिलिक पॉइंट होते हैं। अब ये एम्बिलिक पॉइंट होता क्या है, एम्बिलिक पॉइंट वो होता है जिसमें डी अल्फ़ा बीटा जो हो वो लैम्डा जी अल्फ़ा बीटा के बराबर हो, हालांकि ये लिखा तो है फिलहाल। अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड एम्बिलिक, जब ये हो, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। और स्फेयर में सारे पॉइंट एम्बिलिक होते हैं। एट एम्बिलिक पॉइंट द नॉर्मल कर्वेचर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन तो सही है, पहला भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑल लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये होना चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कैपिटल के की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, द सरफेस फॉर विच गॉसियन कर्वेचर के इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड, जब के ज़ीरो हो जाता है तो देखिए जब वो ज़ीरो हो जाता है तो उसे डेवलप करके आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो डेवलपेबल सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर मीन कर्वेचर ऑफ सरफेस इज जीरो एट ऑल पॉइंट देन द सरफेस इज कॉल्ड, फिर से वही चीज़ आ गई यहाँ देखिए, लेकिन मीन कर्वेचर यानी जो कैपिटल एम था, जो 1/2 के वन प्लस के टू में लिख रहा था, वो अगर जीरो हो जाता है तो उसे मिनिमल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपका काफ़ी सारे मैच होंगे, परेशान ना होइए आप। देखिए यहाँ पे जितने भी ये नोटेशंस दिए हैं, कह रहा है कि इन्हें क्या बोलते हैं, तो ये गॉस के इक्वेशंस है सारे के सारे, 1 1 1 2 2 2 जी D11 D12 D22। क्यों, क्योंकि जो के जो ऑप्शन था, के होता है वो के वन इंटू के टू होता है, के वन के टू होता है डी बाई जी, और डी में क्या आएगा, डी में आएगा D11 D12 सॉरी D11 D22 माइनस D12 स्क्वायर, और जी में क्या आएगा G11 G22 माइनस G12 स्क्वायर, तो सारे के सारे उसी में तो आ गए, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे गॉस इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ज़रा, ये क्या आ गया भैया, देखिए इक्वेशन दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, इज़ नोन एज, लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर इसके इक्वेशंस बनाए जाएँ तो लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाए, तो ये विंगार्डियन इक्वेशन होते हैं। विंगार्डियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो मैंने नोट्स में ऐड की हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या कह रहा है कि कोवेलेंटली डिफरेंशिएट किया आपने दो बारी, इज़ नोन एज, इसे क्या बोलते हैं, तो देखिए ये जो है ना, ये एक रिलेशन है जो एम मैन मैनार्डी इक्वेशन कहा जाता है, मैनार्डी कोडाजी, तो ये आप याद रखिएगा, फालतू की है, वैसे पूछ सकता है तो आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सरफेस थ्योरी कंसिस्टिंग, देखिए सरफेस थ्योरी में दो लोग ऐड हुए थे, गॉस भी थे और मैनार्डी कोडाजी भी थे,
ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन आपका डी एकदम सही है। अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, इनकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये क्या है, ये कैसी इक्वेशंस है, कैसी वैल्यूज़ है। जब भी ये सारी इक्वेशन G111 है, G2120 है, G221 है, देखिए सेम वाले जो है वो 1 1 दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 आएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ भी 1 होगा। तो ये सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस यूनिट रेडियस की बात होती है। सेम पर क्या जाते हैं, ये 1 1 जाते हैं और डिफरेंट पे 0 चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 22 का आपका आंसर ए होगा। आगे देखिए, जियोडेसिक ऑफ अ स्फीयर इन 3 डायमेंशन, ये ग्रेट सर्कल कहा जाता है। जियोडेसिक इन 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस आर, तो ये जो 3 डायमेंशनल में अगर जियोडेसिक की बात करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक, जियोडेसिक की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है, देखिए ये वाली है, ये आपकी क्रिस्टोफर का सेकंड सिंबल लेते हैं और प्लस लेकर के बनाते हैं, ठीक है। तो 3 का आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर। फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर के टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो क्रिस्टोफर वाला सिंबल है उसको यहाँ पे चेंज करके आप इस तरीके से माइनस साइन यहाँ पे भी है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन ये सही है। वैसे ये बहुत बेकार तरीके से इसमें लिखा है, इस तरीके से इसका ये फॉर्म लिखा नहीं जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पैरामीट्रिक कर्व दिस यू अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, बी जियोडेसिक इज इफ, ये कब होगा जियोडेसिक, ये चीज़ें जियोडेसिक कब होती हैं, जब यहाँ पे आपका अल्फ़ा बीटा वाला 0 लेकिन अल्फ़ा बीटा साथ में 0 ना डिफरेंट हो, ये सही है। नेक्स्ट देखिए ज़रा क्या बोल रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर, देखिए ये भी आपकी डिफरेंशियल पैरामीटर टी के टर्म्स में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन आपका बेस्ट सूटेड जो एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा लिखा है, यहाँ डेल्टा लिखा है, तो गलत हो गया, दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा लिखा है, यहाँ पे डेल्टा लिखा है, ये सही है। बाकी डेल्टा हाँ ठीक है, लॉग एफ ठीक है, तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, जियोडेसिक ऑन एनी सिलेंडर इज, तो ये तो मैंने बताया भी पढ़ाई भी, इसे हेलिक्स बोलते हैं। अ कर्व ऑफ जिसमें कप्पा अपन टॉर्क कांस्टेंट हो जाए उसे जियोडेसिक ऑन किस पे, सिलेंडर पे होता है, ठीक है। कप्पा अपन टॉर्क जो होता है कांस्टेंट हो जाता है और उसकी वैल्यू 10 अल्फा के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए ज़रा, जियोडेसिक इन द सिलेंडर दिस इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म अल्फा टी, ये कौन से फॉर्म का होता है, तो देखिए इसमें ये वाले क्वेश्चन में तो सारे ऑप्शंस गलत लग रहे हैं मुझे, ठीक है, सारे ऑप्शन गलत हैं। भाई ऐसा हो कि दोनों का स्क्वायर का सम 1 आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। अगर स्क्वायर का सम सेम आ जाता तो मैं बोल देता, यहाँ पे अगर सेम होता तो, फिलहाल यहाँ पे सेम होता तो ठीक रहता। द आइगन वैल्यूज़ ऑफ विंगार्टन मैप आर नोन एज, आइगन वैल्यूज़ विंगार्टन जो मैप है उसका क्या होता है, उसे मीन कर्वेचर बोलते हैं। आइगन वैल्यू वही कप्पा 1 और कप्पा 2 जो निकल के आता है उसी की बात हो रही, तो मीन कर्वेचर। अच्छा फिर क्या कहते हैं, जियोडेसिक ऑन द सरफेस इज, क्या होता है कि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, हाँ बिल्कुल ये सही है, एकदम सही इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है, एकदम डेफिनेशन है इसकी। देखिए नेक्स्ट, एट एवरी पॉइंट ऑन ऑफ अ जियोडेसिक द प्रिंसिपल नॉर्मल इज, प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होगी हमेशा उसकी, तो प्रिंसिपल नॉर्मल हमेशा उसकी क्या होगी, टेंजेंट पे वो होगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट एवरी पॉइंट ऑफ जियोडेसिक द रेक्टिफाइंग प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है, हमेशा एक ये टचिंग सरफेस, मतलब एक तरीके से जैसे टेंजेंट बोलते हो ना, टेंजेंट सरफेस होता है, टच द सरफेस करता है ये, ठीक है। एवरी हेलिक्स ऑन अ सिलेंडर इज अ जियोडेसिक असर्शन, है जियोडेसिक ऑन अ सिलेंडर आर हेलिक्सेस, तो क्या ये बात सही है, देखिए अभी ऊपर ही तो क्वेश्चन पता है कि जो सिलेंडर पे जियोडेसिक करते हैं वो हेलिक्स कहा जाता है, इसका उल्टा ऊपर भी लिखा हुआ है, एकदम दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, एवरी स्पेस कर्व इज अ जियोडेसिक ऑन इट्स रेक्टिफाइंग डेवलपेबल, ठीक है। डेवलपेबल मतलब उसका जो के आया होगा 0 आया होगा, ठीक है, ठीक ना। रेक्टिफाइंग प्लेन इन इज द प्लेन विच कंटेन बी एंड टी, बी मतलब बाइनॉर्मल और टी मतलब क्या होता है, टेंजेंट वाला फॉर्म, ठीक है। तो 15 में अगर असर्शन और रीज़न को देखते हुए बात की जाए तो बात तो दोनों सही है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है, ये उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बात तो दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए 16 वाला, अब ये क्या बाइनॉर्मल की इक्वेशन दे रहा है और एक ऊपर में यहाँ पे भी दे रहा है, कह रहे हैं कि स्फेयर में कट करें तो ग्रेट सर्कल बनता है, वो तो सही है। प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन देखी जाए तो ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अगर तो ये तो प्रिंसिपल नॉर्मल की इक्वेशन नहीं होती है, मैंने इक्वेशन आपको बताई है। प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है वो आपका
तो देखिए भाई, प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे आपको आर मिलता है। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं ना आप, तो परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं तो आपको चाहिए क्या, एन चाहिए। एन किसकी मदद से बनता है, टी, टी की मदद से और बी की मदद से, तो बी और टी दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए आप, जो कि नहीं है तो ये गलत है। तो आंसर ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, अब देखिए कुछ फालतू क्वेश्चन है जो नहीं कराएंगे हम, थक गए बहुत ज़्यादा। ये तो मैचिंग है, हटाइए इसको, ये आएगा ही नहीं। Gaussian curvature at any point of radius a is Gaussian curvature। तो देखिए Gaussian curvature के होता है, कैपिटल के होता है ना, जो कप्पा 1 और कप्पा 2 के मल्टीप्लिकेशन से आता है। कप्पा 1 आएगा 1/a, कप्पा 2 आएगा 1/a, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/a²। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू फैमिलीज ऑफ जियोडेसिक्स इंटरसेक्ट कांस्टेंट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो सरफेस हैज़ गॉसियन कर्वेचर। क्या होगा गॉसियन कर्वेचर उसका, कि अगर वो किस पे कांस्टेंट एंगल पे, तो कप्पा 0 हो जाता है बच्चों। ठीक है, कांस्टेंट एंगल पे टच करने के लिए। अ कर्व ऑन प्लेन इज़ अ जियोडेसिक इफ, जियोडेसिक तब होगा वो जब वो क्या हो, हाँ, प्लेन पे अगर ये कर्व जियोडेसिक बन रहा हो तो भैया ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके साथ आपकी ये पूरी एक वीडियो ख़त्म होती है। इस पूरी वीडियो को देख के जाएगा, जो हमने नोट्स डाले उसे भी देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, कल के बाद तो फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। हाँ, मेरे से आप सारी चीज़ें शेयर करिए, वीडियोस, नोट्स कुछ हैं वो आप लोग शेयर कर ही रहे हो, कुछ लोग हैं कहीं भी शेयर कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, रात 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 भर उठ करके आपके लिए नोट्स बनाए जाते हैं। बस यही कहना था और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी आपकी दोनों जो एमसीक्यू की आंसर की है वो कल आपको दोनों मिल जाएगी। ठीक है, जब आप एग्ज़ामिनेशन दे के आएंगे एक साथ दे दूंगा दोनों की दोनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करिए, अच्छा पेपर करके आइए, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी से बाहर नहीं है, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।